के बगल में वो लोग जो रह रहे थे वो एक अघोर कपालिक थे जो कि शायद भेष बदल कर रह रहे थे। कई सारे ऐसे कपालिक होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इंसान का वेश धर लेते हैं और वो इंसानों को गलत विद्याएं सिखाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि इंसान की आत्मा उस अघोर कपालिक के कब्जे में आ जाती है और वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके बाद मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने राजेश जी से पूछा कि मेरी मौत भी होने वाली है क्या, तो उन्होंने कहा कि अपनी सारी मालाएं निकाल लो और उसे अपने सामने रखो, उसके सामने गुरु मंत्रों का उच्चारण करो और सामने बह रही उस नदी में एक स्नान कराओ। तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, लेकिन दोबारा कभी भी अपने दोस्त का चेहरा मत याद करना। अब ये मैं कैसे करता? चेहरा तो याद इंसान का हो ही जाता है ना। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं कि मैं उसे किसी तरीके से रोक लूं। उस वक्त मैंने एक बहुत बड़े जादू का अनुभव किया। राजेश जी मेरे साथ आते हैं। जैसे ही मैं उस नदी में डुबकी लगाता हूं, राजेश जी अघोर मंत्रों का उच्चारण करके अपने एक अंगूठे को मेरे माथे के बीचों बीच में रखते हैं। 10 मिनट के बाद मेरे सामने सब कुछ शांत हो जाता है। मेरे गुरु की झलक भी मुझे हल्की सी दिखती है और उसके बाद मैं राजेश जी से कहता हूं कि क्या हुआ, तो राजेश जी मुझसे मुस्कुरा कर कहते हैं, जरा याद करो उस मुस्कान को जो तुम्हारे दोस्त की थी। अब जरा कोशिश करो याद करने की उसी मुस्कान को जो तुम्हारे दोस्त के चेहरे पर थी। मैंने उस मुस्कान को याद करने की कोशिश करी, पर ये क्या, मेरे दिमाग में उसकी मुस्कान क्यों नहीं आ रही थी। वो बस हंसते रहे। उन्होंने मुझे उसका रीजन भी नहीं बताया। मैं आज भी अपने दोस्त का वो चेहरा भूल चुका हूं, उसकी वो स्माइल तक भूल चुका हूं। पर उस दिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कुछ ऐसी सिद्धियां बिगड़ जाती हैं कि बिगड़ने के बाद के परिणाम शायद किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी समझ में ना आए। जैसे कि मेरे दोस्त की मुस्कान एक अलग ही तरह की सिद्धि बन चुकी थी, एक अलग ही तरह की आत्मा बन चुकी थी। वो तो मर गया, लेकिन आज भी मुझे उस चीज का रहस्य नहीं पता कि आखिरकार उस मुस्कुराने वाली एंटिटी का नाम क्या था। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी के लिए ऐसी भावना मत लाओ कि वो इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि वो खुदकुशी कर ले। इस तरह की बातें हमने बहुत सारे लोगों से सुनी हैं और शायद ये एक मानवता की भी बात है कि आप कभी किसी का बुरा मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि सामने वाला इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है, किस परिस्थिति में वो अपने जीवन को चला रहा है, और आपके एक मजाक से शायद वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी त्याग दे। ये जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूं, ये ऐसे ही किसी केस में से एक था। मैं उन दिनों अपनी दीक्षा पर था। मेरी गुरु दीक्षा उस वक्त चल रही थी और बनारस वैसे भी ऑल द वे मिस्टीरियस है ही। बनारस से ही कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है। उस गांव में मेरा एक दोस्त है जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। एक रात अचानक से शमशान में वो मेरे सामने आया और मुझसे आकर कहने लगा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। अब चूंकि जिसको नहीं पता है, मैं मोस्टली शमशान में रहता हूँ। जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो मुझे शमशान में रहना, खाना और वहीं पर सोना ज्यादा अनिवार्य था। तो मेरे 90% जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त हैं, उनको पता था कि मैं वहीं पर मिलूंगा। मेरा दोस्त श्याम भी वहीं पर आ गया। मेरे दोस्त का कहना था कि उसके पास एक ऐसा केस आया है जो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा है। लोगों की मौतें बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से होना शुरू हो गई हैं। मैंने उसी शमशान में बैठकर उससे मौत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक लड़का है, उसकी मौत अपने ही घर के दीवान के अंदर घुसकर हो गई। मैं पहले समझ नहीं पाया, फिर मैंने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि वो अपने घर में शायद कोई कंप्यूटर का वर्क कर रहा था। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और किसी कंपनी में अच्छा खासा काम कर रहा था। वो अपने कमरे से पहले तो कई बार बाहर निकलता था, अपने घर वालों से मिलता था, लेकिन करीबन 10 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। उसके परिवार वाले भी किसी काम से गए थे।
उसके यहाँ जो काम करता था इंसान, उसने कई बार उस लड़के को बुलाने की कोशिश करी पर वो लड़का बाहर नहीं आया। जब पूरे मोहल्ले वालों ने उसके घर का कमरा तोड़ा तो कमरे के अंदर भी कोई नहीं था। तो आखिरकार उस एक रात वो गया कहां? मैंने अपने दोस्त श्याम को पूछा कि उसके अलावा क्या हुआ, उसकी लाश कहां मिली। श्याम बताता है कि जब घर की ठीक से तलाशी ली गई, पुलिस कई सारे लोगों के साथ आई, तो पता चला कि बेड के अंदर जो एक इनर स्पेस होता है जहां पर हम कई सारे बेड के सामान वगैरह रखते हैं, उस बेड के सामान के अंदर उसकी लाश थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके घर में कोई था नहीं, और अगर उसकी लाश थी भी तो उसकी लाश उसके अंदर गई कैसे? वो खुद से तो मरकर उस बेड के अंदर नहीं चला जाएगा ना। मेरे दोस्त श्याम ने मुझे ये सारी चीजें बताई। मैंने कहा कि तो शायद उसके घर में कोई ऐसा भूत या फिर इस तरह का कोई आत्मा होगी जो अपनी मुक्ति के लिए उससे कोई काम कराना चाह रही होगी और उसने नहीं किया होगा। इसके बाद मेरे दोस्त श्याम ने जो बताया वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। उसने बताया कि वो जो लड़का मरा था उसके पूरे शरीर पर लाल निशान थे, ऐसे जैसे किसी चीज को फेंक फेंक कर उसके ऊपर मारा गया हो। मैंने कहा ओके, तो इससे घटनाक्रम का क्या लेना देना? वहां पर कोई ऐसी चीज मिली, शायद खूनी ने इस तरीके से मार दिया होगा। वो कहता है कि जितने भी पुलिस वाले आए थे उनको कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन उसी दिन की रात को जो वहां पर काम करता था इंसान, उसने क्या देखा कि उस इंजीनियर लड़के की जो बॉडी है वो उसके घर की छत के टॉप पर खड़ी है, पूरी तरीके से खून में लथपथ। और उसके बाद वो अपना पैर आगे बढ़ाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके पूरे शरीर से खून खून निकलने लगता है, ऐसे जैसे किसी असली इंसानी शरीर से निकलता हो। लेकिन इस इंसान की बॉडी तो जला दी गई थी, तो आखिर ये क्या था? वहां पर जो काम करता था उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो उसी रात बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ साफ था। मैंने कहा कि शायद कुछ और वजह रही होगी। मेरे दोस्त श्याम ने मुझे काटते हुए कहा कि अगली घटना के बारे में सुनो। उसने मुझे एक और घटना के बारे में बताया जहां पर एक लड़की जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही थी, उसकी अपने ही घर में बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। मैं जब वो तरीका पूछता हूं तो वो बताता है कि उसने अपने ही शरीर पर लाल रंग इतनी बुरी तरीके से लगा लिया था कि उसकी पूरी बॉडी उसको सह नहीं पाई थी। मैंने जब इसकी डिटेल पूछी तो उसने कहा कि उसने लाल रंग को खा लिया था। जिस रंग से शायद पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उन सारे रंगों को उसने खा लिया और उसकी मौत वहीं पर उसके घर में हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह थी कि पूरे घर में उसने अपने हाथों के निशान बना रखे थे। उसके घर की छत रही होगी यही करीब 8 से 10 फुट की, ऊपर भी हाथ के निशान थे। पुलिस को यह नहीं समझ में आ रहा था कि यदि ये लड़की ने आत्महत्या करी है तो फिर ऊपर कैसे पहुंच गई, क्योंकि कमरे में कोई सीढ़ी या फिर कुछ ऐसा तो था नहीं। और उस कलर से आत्महत्या होना, यह बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो हुआ था। लेकिन उसी रात को उस लड़की की माँ शायद अपनी बेटी की याद में घर के बाहर बैठी थी, तो उनकी माँ क्या देखती है कि ऊपर से वो लड़की खून में लथपथ नीचे गिरती है और जमीन पर गिरकर पूरा खून खून बिखर जाता है। उनकी मम्मी ये देखकर चिल्लाकर वहां से बहुत जोर से भागती हैं और बगल वाले ही एक इंसान के घर में आकर उन्हें ये सारा हादसा बताती हैं। बगल वाला इंसान मेरे दोस्त श्याम को फोन करता है, क्योंकि वो शायद श्याम को जानता था। श्याम जब इस केस के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर किसी भी तरीके का खून का निशान नहीं है। अब शमशान घाट के अंदर जब मैं और श्याम ये बातें कर रहे थे तो एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई। श्याम बताता है कि वो जब यहाँ आ रहा था मेरे पास तो रास्ते में उसे कई सारे आदमी दिखे जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके हाथ में शायद कोई खिलौना था। अब इस तरह की एंटिटी के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने ध्यान करके जब अपने गुरु से ये बात जाननी चाही तो भी मुझे ऐसा कोई उत्तर मिला नहीं कि इस तरीके की कोई आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं। मैंने श्याम को पूछा कि अभी फिलहाल क्या केस है तुम्हारे पास। वो कहता है कि अभी फिलहाल एक और लड़का है जो मरने वाला है और हमें उसकी जान बचानी है। मैंने श्याम से पूछा कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो लड़का मरने वाला है।
श्याम बताता है कि वो भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसके भी दिन करीब आ चुके हैं। श्याम ने शायद पूरा एनालिसिस करके रखा था। उसने बताया कि हर इंसान की मौत के डेट के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ 7 दिन का है। अब यहां पर मैं थोड़ा शॉक होता हूं। 7 दिन का अंतर है और वो भी बड़े ही अजीब तरीके से मरना। कोई इंसान अपने घर के बेड में घुस के मर गया है, उसने पता नहीं क्या उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते लगे हैं, और ये लड़की जो अपने कलर को ही खाकर मर गई है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा अगला अनुमान क्या है, उस लड़के की मौत कितने दिन में होने वाली है। श्याम बताता है कि उस लड़के की मौत का समय कल का है। जितना जल्दी हो सके शमशान से यहाँ से फ्री होकर मेरे साथ चलो अर्श, शायद हम चलकर वहां उसे बचा पाए। मैंने उसकी बात को सीरियस लिया और उसके बाद मैं और श्याम हम दोनों बनारस के उस शमशान से निकलकर सीधा उस लड़के जय के घर चले गए। करीब सुबह हो गई थी हमें उसके घर पहुंचने में। सुबह जब हम उसके घर पहुंचे हैं तो गेट खटखटाने पर जय ने ही दरवाजा खोला है। मैंने अपने दोस्त श्याम की तरफ देखते हुए कहा कि ये तो जिंदा है। जय इतनी देर में कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब आप लोग हैं कौन। मैंने जब जय से सारी बातें बताई तो जय थोड़ी देर के लिए सहम गया। जय सहम कर और बिल्कुल डर में आकर मुझे और मेरे दोस्त को अंदर बुला लेता है। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम सहम क्यों गए। वो बताता है कि एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया है यहाँ पर। मैंने उसको पूछा कि क्या दिक्कत हुई है। जितनी देर में मैं उससे ये पूछता कि तभी अचानक से जहां पर हम लोग खड़े थे हमने जमीन पे देखा तो पूरी जमीन खून से लाल थी। आंख उठाकर जब हम जय की तरफ देखते हैं तो जय उस खून को देखे जा रहा था, लगातार जो खून हमारे पैरों से लग रहा था, और जय खून को देखकर एक ही चीज बोल रहा था, खून 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 खून, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, खून से पीछे हटो खून से पीछे हटो, हमने जो गलती करी हमें उसका पछतावा है, खून से पीछे हट जाओ, खून से पीछे हट जाओ। मैं समझ नहीं पाया कि उसे किस चीज का पछतावा है। मैंने पूछा, जय अगर कोई ऐसी बात है जो तुम जानते हो तो मुझे बताओ। दरअसल ये तीनों सुपरनैचुरल खून एक ही घटना से कनेक्टेड थे। श्याम ने बताया कि तीनों ही सुपरनैचुरल खूनों में एक स्पेसिफिक चीज कॉमन थी, वो थी इनके कॉलेज का सेम बैच होना, प्लस इनके मौत की डेट में 7-7 डेट ऑफ बर्थ का अंतर होना, और 7 के ही अंतर में इनकी मौतें होना। मैंने कहा, पर इसकी मौत का मेन रीजन है क्या श्याम, आखिर ये लोग एक साथ लाइन से कतार में क्यों मर रहे हैं। जब हम लोग जय के घर पहुंचे थे तो जय के घर में एक फोटो फ्रेम लगा हुआ था जिसमें 4 लोगों की तस्वीरें थी। उन 4 लोगों में जय था, उसके बाकी वो 2 दोस्त जो मर चुके हैं वो थे, और एक और दोस्त बारे में ना श्याम को पता था ना मुझे पता था। मैंने जब जय से कहा कि तुम डरो मत, यहाँ पर जो भी हो रहा है हम संभाल लेंगे, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो चौथी दोस्त कहाँ पर है। जय रोते रोते सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, हम चारों मर जाएंगे, हम चारों मरेंगे, हमने जो गलती करी है उसकी सजा हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। जय इतना परेशान हो ही रहा होता है कि अचानक से ऊपर से उनकी मम्मी की आवाज आती है। वो जय को बुलाती हैं। मैं जय से बोलता भी हूं कि जाओ मम्मी के पास। वो इतना डर चुका होता है जय कि उसकी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं होती है। वो मुझसे मना कर देता है। उनकी मम्मी शायद पैरों से ठीक से चल नहीं पाती थी। वो जय को दवा देने के लिए बुला रही थी। मैंने कहा, जय तुम मुझे दवा दे दो, मैं जाकर दे देता हूं उनको। जय ने दवाओं की तरफ इशारा किया और उसके हाथ कांपते कांपते वहीं पर वो बेहोशी की हालत में आ गया। मैंने उसके तुरंत बाद दवा को उठाया और अपने दोस्त श्याम को कहा कि वो जय के पास रुके। मैं उनकी माँ को उनकी मदद की चीजें और दवाइयां देकर आता हूँ। मैंने एक बोतल में पानी भरा और दवा को उठाकर ऊपर जाने लगा। बड़े ताज्जुब की बात थी कि खून हर जगह था। पूरा ऐसा घर कौन सा हो सकता है जिसके अंदर केवल खून खून ही अवेलेबल हो। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया, मैंने कमरा खोला तो अंदर से उनकी माँ नहीं थी। सिर्फ एक खाली बेड था जो बिल्कुल सूना लग रहा था, ऐसे जैसे कोई लंबे समय से उस बेड पर रह रहा हो लेकिन अब नहीं हो। मैं जैसे ही वापस आने के लिए जीने उतरता हूँ, मुझे फिर से उनकी मॉम की आवाज आती है। वो फिर से अपने बच्चे को बुला रही होती हैं। वो कहती हैं कि बेटा मुझे दवाई तो दे दो। मैं पलट कर देखता हूँ तो वो कमरा
फिर से खुला होता है। इस बार जब मैं उस कमरे की तरफ जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लेडी है जो चद्दर ओढ़कर लेटी हुई हैं। मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें वो दवा देता हूँ। हो सकता है कि मेरी आंखों का कोई भ्रम रहा हो। मैंने उनसे बोला कि आपको क्या हो गया, आपके पैर, आप चल क्यों नहीं पा रहे? तो जय की मम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ये चादर को हटा लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे ही उनके ऊपर रखी वो चादर हटाई, मैं क्या देखता हूँ कि उनकी माँ का आधा धड़ है ही नहीं। वहां से खून रिस रहा है और वो मेरी तरफ देखकर सिर्फ हंसे जा रही हैं जोर जोर से। अपनी गुरु दीक्षा के दौरान आज से कई साल पहले मेरे पास एक केस आता है जहां पर मेरा ही एक दोस्त श्याम, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, वो पास के ही बनारस के एक गांव में रहता था। उसने मुझे ये सारा केस बताया जहां पर लोगों की मौतें बड़े ही सेम सीक्वेंस में सेम पैटर्न पर हो रही थी। वो लोग जो मर रहे थे उनके मरने में अंतराल 7 और 7 का था। इसके साथ ही साथ पहले इंसान की मौत का जब उसने विवरण दिया तो वो बताता है कि पहला इंसान एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का था जो कि अपने ही घर में कमरे के अंदर रहकर मर गया। पता नहीं कैसे उसकी पूरी की पूरी बॉडी उसके बेड के इनर पार्ट में चली गई, जहां पर जाना या पहुंच पाना मुश्किल है। पर उसी रात को उसके घर में काम करने वाले एक नौकर ने उसकी लाश को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, जो पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। इसके साथ ही साथ जो दूसरा इंसान 7 दिन के बाद मरा वो एक लड़की थी। उसने अपने ही कमरे में अपनी जान दे दी थी, लेकिन एक अजीबोगरीब तरीके से। उसने पूरे रंग को अपने मुंह के अंदर डाल दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो रंग को खाना चाहती है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर जो कलर लगा था वो लाल था और उसने अपने हाथ से पूरे कमरे पर निशान बना रखे थे। लेकिन ऊपर 8 फीट की जगह थी जहां कमरे के छत पर पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। वहां पर भी उसके हाथों के निशान कैसे आए ये आज तक नहीं पता चला। मेरा दोस्त बताता है कि एक और लड़का है जिसकी मृत्यु होने वाली है, हमें उसे टालने के लिए चलना पड़ेगा। मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ बनारस के उस गांव में चला गया जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही थी। ये तीनों मौतें एक ही चीज से कनेक्टेड थी, वो थी इंजीनियरिंग कॉलेज। जिस कॉलेज के जिस बैच से ये लोग थे वहां पर ठीक उसी बैच के लोगों के साथ ये दिक्कतें हो रही थी। जैसे ही मैं तीसरे इंसान के घर पहुंचा जिसका नाम जय था, उसने दरवाजा खोला। अंदर जाने पर वो बहुत डरा सहमा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे पूरी तरीके से। पीछे मैंने एक फोटो देखी जहां पर 4 दोस्तों की एक फोटो लगी हुई थी। जब मैंने उसे चौथी दोस्त के बारे में पूछा तो उसके पूरे हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा कि उसने जो गलती करी है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। इतनी देर में जय की मम्मी की ऊपर से आवाज आती है। जय तो पूरी तरीके से कांप रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर मदद कर दूं। जब मैं ऊपर जाता हूं उनकी माँ के कमरे में तो पहले तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन मेरे वापस आने पर जब मैं दोबारा पलटकर उस कमरे में जाता हूं तो वहां पर उनकी माँ लेटी होती हैं। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई भ्रम रहा हूं और उनसे पूछता हूं कि आपके पैर को क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि तुम खुद देख लो। और जब मैं उनके ऊपर रखी उस चादर को हटाता हूं तो देखता हूं कि उनका तो धड़ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुंह था जो ये बातें कर रहा था। मेरी हालत खराब हो जाती है पूरी तरीके से और जितनी देर में मैं गेट की तरफ जाता हूं अचानक से गेट बंद हो जाता है। अब उस कमरे में मैं और जय की मम्मी का कटा हुआ मुंह थे। मेरी हालत थोड़ी सी तो खराब थी, पर स्टिल मैंने अपने हाथ में अपने रुद्राक्ष को पकड़कर उससे यह सवाल किया कि आखिरकार तुम हो कौन। वो कटा हुआ मुंह कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ यही कह रहा था कि उसने जो किया है उसका फल उसको जरूर मिलेगा। यहां पर यह केस मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो गया कि आखिरकार ऐसी क्या गलती हुई है इन लोगों से जो हर इंसान के घर में यही चीज हो रही है। दरअसल इससे पहले जो 2 लोग मरे हैं उनके घर में भी कुछ ऐसा ही था। किसी के घर में रंग से लिखा हुआ है कि जो किया है उसका फल मिलेगा, तो किसी के घर में कंप्यूटर पर लिखा हुआ है कि जो किया है उसका फल मिलेगा। मैंने अपने दोस्त को फोन करना चाहा पर वहां पर फोन के नेटवर्क नहीं थे। अब उस कमरे में सिर्फ मैं और जय की माँ का वो कटा हुआ सर थे जो सिर्फ इतनी ही चीज बोले जा रहा था। मैंने तुरंत अपने गुरु की दी हुई उस पवित्र भस्म को निकाला और वहां पर एक गोल घेरा बनाया।
मैंने अपने हाथों से उस मुंड को उठाया है और उसके बाद उस गोल घेरे के अंदर रख दिया है। वो मुंड लगातार यही बोले जा रहा था कि उन्होंने जो किया है उसके कर्मों का फल उन लोगों को मिलेगा। वैसे बात तो ये जायज थी। मैंने जब इस चीज को एक्नॉलेज करके उस मुंड से कहा कि तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर मुझे सच जानना है कि हुआ क्या है। और जैसे ही मैं ये पूछता हूँ वो मुंड पूरी तरीके से चुप हो जाता है। एंड द मोमेंट वो चुप होता है गेट अपने आप से खुल जाता है। मैं गेट से उतरकर जब नीचे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जय पूरी तरीके से बेहोश है और श्याम उसके पास ही बैठा हुआ है। मैंने पूछा कि जय को आखिरकार हुआ क्या, वो इतना ज्यादा परेशान क्यों था। श्याम बताता है कि इन तीनों का कनेक्शन शायद किसी एक बहुत भयानक घटना से है। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने और श्याम ने उसी घर में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। मैंने श्याम को बताया कि ऊपर उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ का कटा हुआ मुंड था और वो भी बोलता हुआ। श्याम इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। इसके बाद मैंने और श्याम ने अपने अपने गुरुओं द्वारा प्रदत्त चीजों को निकालकर अपने पास ही रखा और एक आसन बिछाकर वहीं उसके घर में बैठ गए ध्यान करने के लिए। ध्यान करने पर जो चीजें सामने आई वो बहुत ज्यादा खतरनाक थीं। जैसे ही हम ध्यान करते हैं हमें क्या आवाज आती है कि जय की फैमिली के 2-3 लोग वो हमारे सामने ही हैं, लेकिन उनका एहसास सिर्फ हमें हो रहा है। उनकी आवाज या फिर चलने फिरने की कुछ भी ऐसा साउंड आ नहीं रही है। मैंने और श्याम ने जैसे ही आंखें खोली हम दोनों क्या देखते हैं कि जय के परिवार के कटे हुए टुकड़े हमारी आंखों के सामने थे। उसमें से खून रिस रहा था और वो खून बहकर हमारी तरफ आ रहा था। और जय जो कि बेहोशी से थोड़ा थोड़ा उठ ही रहा था कि ये सब चीजें देखकर उसकी हालत फिर से खराब होती है। मैंने जैसे पूछा कि तुम्हारे घर वाले हैं कहाँ पर, मुझे जानना है। जितनी देर में मैं उससे ये पूछता जय अपने हाथ को आगे करता है। उसके हाथ पूरी तरीके से खून से सने हुए होते हैं। मैं उससे पूछता हूँ कि जय ये सब क्या है, आखिरकार ये कर कौन रहा है। जय कहता है कि हमारी गलती है। मैंने कहा अगर तुम्हारी गलती है तो तुम उसे कबूल करो, तुम उसे एक्सेप्ट करो। ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, वरना ऐसे न जाने तुम्हारे कितने परिवार वाले मर जाएंगे और तुम ही रीजन हो गए उन सब चीजों का। जय रोते हुए कहता है कि मैंने मारा है मम्मी पापा सबको। जय रोते हुए कह रहा था कि उसने ही अपने मम्मी पापा और जितने भी लोग हैं उन सबको मारा है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो जय जो बताता है वो बहुत ज्यादा उम्मीद से परे होता है। जय कहता है कि हम चारों दोस्त एक कॉलेज में पढ़ते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम हमेशा हंसी मजाक किया करते थे वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों को डराया करते थे। लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। उस दिन हम लोगों ने किसी को डराया तो उसका चेहरा नहीं देखा और वो इंसान भागते भागते अंधेरे में हम लोगों के डर से उसने हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी। ये आखिरकार तुम लोग डराने वाला सिनेरियो क्यों करते थे? तो जय बताता है हम लोगों को लगता था कि अगर हम सबको डराएंगे तो सब लोग उस कॉलेज में डर कर रहेंगे और हम लोगों के मार्क्स और भी ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन जब हम चारों दोस्तों ने देखा कि कौन है तो हमने देखा कि उस कॉलेज में काम करने वाला एक नौकर था जो कि भूत के डर से ऊंचाई से कूद गया है। वो मर चुका है पूरी तरीके से। वो इंसान वहां पर काम भी करता था और साथ साथ उसकी एक पेंट की दुकान भी थी जहां पर वो लोगों को अलग अलग तरह की तस्वीरें बेचकर अपना गुजारा करता था। हम चारों दोस्त उस दिन नीचे गए और मैंने अपने हाथों से उस इंसान के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि कोई उसकी लाश को ढूंढ ना पाए। हमने कॉलेज के पीछे ही उसे गाड़ दिया और ये बात किसी को नहीं बताई। उसके बाद से ये हादसे होना हमारे साथ शुरू हो गए और सब मर गए। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारी वो चौथी दोस्त वो कहाँ है, जय ने तुरंत मुझसे कहा हमारी वो चौथी दोस्त उसने अगले ही दिन कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी थी। वो नौकर जो ऊपर से गिरा था वो पूरी तरीके से खून में लथपथ था, उसका पूरा खून वहां पर फैला हुआ था। हमने सब कुछ साफ किया और एक भी
सुराग वहां पर नहीं मौजूद था। लोगों को लगा कि वो कहीं दूर जा चुका है। हम लोगों ने भी ये सब बातें बनाई कि वो किसी लड़की के चक्कर में कॉलेज को छोड़कर चला गया है, पर वो नौकर बहुत अच्छा था और आज वो हम सबके साथ ये करा रहा है। मैं समझ गया कि इसकी पूरी कड़ी उस कॉलेज के उस एरिया से जुड़ी हुई है जहां पर वो नौकर गिरा हुआ था। मैंने जय को ये वादा करा कि मैं सारी चीजों का सॉल्व करूंगा अगर वो मेरे साथ चले। मैं, जय और श्याम हम तीनों उसी रात निकल जाते हैं कॉलेज के उस बिल्डिंग की ओर जहां पर इन लोगों ने उस बेचारे नौकर के शरीर के टुकड़े करके गाड़ दिए थे। जब हम वहां पहुंचते हैं तो मैं क्या देखता हूं कि जय अपने आप एक अजीब तरीके से पोजेस हो गया है। वो कह रहा है कि उसे जमीन में गड़ना है, उसे जमीन में गड़ना है। शाम को मैंने इस चीज को हैंडल करने को दिया और उस जमीन पर जहां पर उसके टुकड़े गड़े हुए थे उसे खोद कर किसी तरीके से निकाला। जब उन टुकड़ों को हमने निकाला है तो वो टुकड़े एकदम साबुत थे। मिट्टी के अंदर तो डीकंपोज हो जाने चाहिए थे, पर वो टुकड़े एकदम साबुत थे। मैंने जैसे कहा कि तुम्हें अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ एक इंसानी रूप में बनाना होगा। उसने उसी रात को वो सारे टुकड़ों को जोड़ा। वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था तो उसने और श्याम ने उसी रात उन सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा और टुकड़ों को जोड़ने के बाद मैंने अंतिम क्रिया के कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के साथ साथ मैं क्या देखता हूं कि वो लाश जो टुकड़े टुकड़े में विभाजित थी, जिसको हमने जोड़कर एक लाश का शेप दिया था, उसने जाते जाते बोला, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया है, दोबारा किसी के साथ मजाक ना करना। इतना कहने के बाद मैंने शाम से बोला कि तुम इसकी पूरी बॉडी में आग लगा दो। उसकी बॉडी को वहीं उसी वक्त जला दिया गया। कॉलेज के डीन से जब शाम ने कांटेक्ट किया, क्योंकि शाम को शायद वो जानते थे, तो पहली बात तो उनकी परमिशन से ही हमें ये सारी चीजें करने को मिली। और उसके बाद सुबह जब डीन आते हैं तो डीन भी इस बात को एक्नॉलेज करते हुए जय को बहुत ज्यादा डांटते हैं। जय केवल नंब हो चुका था। जय का मानसिक संतुलन अब ऐसा था कि वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन देख और सुन सब कुछ सकता था। डीन ने वहां पर उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां पर हर रोज आज भी जय के हाथों से 4 फूल उस नौकर के नाम का रखवाते हैं। उस कॉलेज के डीन भी बहुत ज्यादा धार्मिक थे, तो मैं समझ गया कि ऐसा करने से शायद उसकी आत्मा को थोड़ी संतुष्टि हो। आज भी वो लड़का वहां पर जाता है, फूल रखकर चला आता है। आज जय बिल्कुल सुनसान एक केयर टेकर के साथ बस बैठा रहता है। पता नहीं किस सोच में, उन्हीं सूनी आंखों के साथ कि उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ये क्या कर दिया था। शायद उसके और उसके दोस्तों का किया गया मजाक उस पर हद से ज्यादा भारी पड़ा। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।